क्या आप बोलिए ना, क्लियर नहीं पता चल रहा है। तो कल कहाँ थे आप? कल पूछना चाहिए था ना। अब ऐसा ही जो है सब विद्यार्थी कहेगा, जब बताएं तो ना पूछेगा, कहेगा फिर से भी करिए वो करिए, 10 को विद्यार्थी खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो एट ए टाइम पूछा करिए, उस वक्त शर्म लगता है आपको? है, मैं बार बार बोलता हूं ना, पूछो पूछो जिससे भी डाउट है। चलिए दूसरे तरीके से बताते हैं इसको। अब समय देंगे तो कुछ अलग बताएंगे, वही चीज को क्यों घिसे के पिटेंगे? एक आदमी के फेरा में सबका समय बर्बाद है ना। सुनिए एक और तरीके बताते हैं इस सवाल का, मतलब समय दे रहे हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। कहते हैं एक समूह में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 2:1 है। जब 15 लड़कियां चली जाती है, सोचो 15 लड़की चली जाती है तब का ही रेशियो है। 15 लड़की जब चल जाती है तब का ये रेशियो है 2:1। तो हमने यहां पे क्या किया, लड़कों की संख्या को हमने 2x कह दिया और लड़की की संख्या को हमने x कह दिया। लेकिन याद रखना 15 लड़की चली गई उसके बाद का ये है, ठीक ना। 15 लड़की चल गई उसके बाद जो संख्या है लड़का लड़की का वो है 2:1, तो उसको एक्चुअल में मैंने 2x कह दिया और यहां पर x कह दिया। अब कहता है लेकिन 45 लड़के चले जाते हैं, तो लड़का में से 45 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तब इसका रेशियो 1/5 हो जाता है। तब इसका रेशियो 1/5 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना हो जाएगा, देखो 10x और माइनस का 225 और बराबर में x, है ना। तो ये इस तरफ आ गया, तो 9x और 9x का मान 225, तो x का मान कितना, 25 हो गया। x का मान 25 हो गया, x का मान 25 हो गया। अब सुन लीजिए यहां पर सब लोग, लड़की की संख्या यहां पर कितना, x, यानी कितना 25। तो ये लड़की की संख्या 25 कब है, जब 15 लड़कियां चली जाती है। सोचो 15 लड़की चली गई तब इसकी संख्या 25 है, 15 लड़की चली गई तब लड़की की संख्या 25 है। तो क्या स्टार्टिंग में वास्तविक में लड़कियों की संख्या कितना है, तो ये 25 में हम 15 जोड़ देंगे, आंसर कितना 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तरीका नहीं ना बताए थे कल दूसरा तरीका कुछ बताया, तो फिर ये वाले तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, है ना। आप नोट करो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इसको। जब पढ़ाएं उस वक्त पूछा करिए, बात हमेशा याद रखिए। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। और सब कुशल मंगल है सभी का? आओ देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक समूह में लड़के और लड़कियों का रेशियो 2:1 है। ये 2:1 है जब 15 लड़कियां चली जाती है। 15 लड़की मूल जितना भी स्टार्टिंग में लड़की थी उसमें से 15 चल गई तब का रेशियो है। 2x और x ये तब का संख्या है जब 15 लड़की चली गई है। तो x का मान 25 आया, तो लड़की की संख्या 25 तब का है जब 15 लड़की चली गई है। तो आखिर स्टार्टिंग में लड़की थी कितनी, 25 संख्या लड़की का कब है, जब 15 को चल गई है तब। तो इनिशियली कितना लड़की थी, तो 25 15 जोड़ देंगे 40, है ना। तो 2x और x कह दिए हम 15 लड़की जाने के बाद। इसके बाद कहता है कि 45 को लड़का चल जाता है, तो लड़का को क्या किए, घटा दिए, तब कहता है इसका रेशियो 1/5 हो जाता है। सॉल्व किए थे, x का मान 25, लड़की 25, लेकिन 15 जाने के बाद का ही ब्यौरा है। ये जो डाटा है ना वो 15 लड़की जाने के बाद का है। लड़की कितना 25, 15 चल गई तब 25 को बची है। इसका मतलब स्टार्टिंग में कितना थी, 25 15 40 थी। कुछ कहना है बोलिएगा, बढ़ते हैं आगे। सोनम का क्या है, 41 का आंसर नहीं आ रहा है, आएगा कहां से? कितना आंसर आ रहा है जी? 24 आ रहा है ना, 24 आ रहा है।
चलो देख लो, 432 विद्यार्थियों वाले एक समूह में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। तो एक बात बताइए जी, 432 विद्यार्थी टोटल है, 432 स्टूडेंट्स टोटल है, उसको क्या हम इस रेशियो में बांट देंगे? इस रेशियो बांटेंगे। कैसे बांटते हैं? 5 4 9, 9 से इसमें भाग देते हैं, 9 से इसमें भाग देते हैं तो 9 चौके 36 और 9 अठे 72, 48 बार में भाग लगा। तो यहां पे लड़कों की संख्या जो आपका होगा वो 48 पंचे 420 होगा, और लड़की की जो संख्या होगा वो 48 चौके 192 होगा। देख लो, इसे इस रेशियो में बांट दिए तो लड़का 420 को, लड़की 192 को। यहां पर हाँ सही है, कह रहे हैं 240 हो जाएगा, सही बात है, 480 का आधा। अब देखो इसके बाद, जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। तो कितनी लड़की, नई लड़की दाखिला लिया है? तो देखो लड़का कितना बढ़ा? 12, तो लड़का में 12 जोड़े, और लड़की कितना बड़ी नहीं पता है तो x, इसके बाद हो जाता है इसका रेशियो 7/6 हो जाता है। नहीं, सबसे पहले 432 को इस रेशियो बांटिए तो लड़का कैगो लड़की कैगो निकल गया। लड़का 12 बढ़ रहा है तो लड़का में 12 जोड़ देंगे, लड़की कितना बढ़ रही है? x, हम x जोड़ देंगे, और इसके बाद लड़का लड़की का रेशियो 7/6 हो जाएगा। आप जोड़िए इसको, कितना? 252 आएगा क्या? यहां पर इसको जोड़ देंगे 252 हो जाएगा। अब 7 से 252 कटता है क्या? कितना? 2 5 2 36 बार में, 7 3 21, 4 5 2 42, 7 6 42, और 6 जाके गुना हो गया तो 36 6 216, और ये चल जाएगा उस तरफ 192 प्लस x। तो बोलो x का मान कितना? आगे घट जाएगा 24। क्या इसमें तो कुछ नया है नहीं, जो मैंने इसके जस्ट पहले वाला सवाल बताया वही डिट्टो सवाल है, सिर्फ डाटा अलग है और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था। कुछ पूछना है बोलिएगा। बोलिए, कुछ डाउट है कहीं पर किसी को? चलो अब बढ़े, इजाजत है या फिर और कुछ पूछना है? बोलिएगा। इजाजत है। 48 48 है ना जी? ये अभी ने बताया 48, ये सब सो रहा है नहीं? चलिए, इसमें भी शायद 1-2 सवाल हम लोग किए थे, 2 गो। आइए 3 नंबर करते हैं। घर पे पढ़ाई करिए, समझ में आ रहा है बात? खाली आने जाने से नहीं होगा। कॉपी उठाए, चल दिए, छाप दिए, फिर निकल लिए, फिर अगला दिन आ गए। देखो 3 नंबर सवाल यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, 2 तक हम कल किए थे, है ना? कहता है, सुनिएगा, x y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचरित होता है। देखो इसका भाषा समझना करा, x जो है y के वर्गमूल, वर्गमूल समझते हैं ना, स्क्वायर रूट के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यही रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन, दूसरा सीधा होता है। अब सवाल को पढ़ के पहचानना होता है कि किसमें सीधा संबंध है, किसमें उल्टा संबंध है ना? तो देखिएगा, x जो है वो y के वर्गमूल का व्युत्क्रम है। तो जब व्युत्क्रम रहता है उल्टा ना, तो एक को ऊपर लिखते हैं, दूसरे को नीचे लिखते हैं। अब देखो इन दोनों के बीच का संबंध उल्टा है। पता है, एक तरफ हम x को सीधा लिखेंगे और दूसरे तरफ रूट y को उल्टा लिखेंगे। बोलो, पहले x का मान कितना दिया है, अब बाद में x का मान पूछता है, तो पहले वाला x और बाद वाला x। पहले x का मान दिया 9, बाद में x का मान पूछता है। बोलो पहले y का मान, तो पहले y का मान 81, लेकिन रूट 81 कहां लिखेंगे? ऊपर, नीचे। जो पीछे वाला है उसको लिखेंगे ऊपर।
तो पीछे में y का मान 9, तो इन 9 का वर्गमूल कहां लिखेंगे? ऊपर। यही तो बात है कि जब व्युत्क्रम रहता है तो उल्टा लेते हैं। x को सीधा, हेलो हेलो हेलो, x को सीधा, पहले वाला x का मान 9, अब बाद में फिर x का मान पूछता है ना, पहले वाला x बाद वाला x। अब इधर उल्टा लेंगे हम, पहले वाला जो y रहेगा उसको नीचे, अब बाद वाला जो y रहेगा उसको ऊपर। जब इनवर्स रिलेशन रहेगा तो एक तरफ तो सीधा लिखेंगे लेकिन दूसरी तरफ उलट के लिखेंगे, और जब दोनों अगर समानुपाती होगा, डायरेक्टली रिलेटेड होगा, तो दोनों तरफ हम सीधा सीधा लेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो एक तरफ सीधा और दूसरी तरफ उल्टा। बस ये लिखने का खेल है, बस लिखने आ गया सवाल ये हो जाएगा, कुछ है थोड़ी ना। बोलिए, ये हो जाएगा 9/x। बोलो 9 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल 3 से कटेगा, 3 बार में क्रॉस गुना करिए तो x का मान 27। खत्म सवाल। देखो सवाल में कहता है कि y बराबर 81 है जब x बराबर 9 है, तब कहता है कि जब y बराबर 9 है तो x का मान कितना होगा? तो इस शुरू वाला x 9, बाद वाला x पूछ रहा है, तो 9/x, x को सीधा लिए तो y के वर्गमूल को उल्टा लेंगे। शुरू में y का मान 81 था तो उसको ऊपर नहीं लेंगे, उसको नीचे, और जो बाद में y है उसको कहां लेंगे? वर्गमूल करके ऊपर। कब? जब व्युत्क्रम रहेगा तब, और समानुपाती रहेगा तो ऐसा करेंगे नहीं, इसको भी हम सीधा लेते, इसको भी सीधा लेते। बस यही तो दो बातें हैं इसमें। कुछ कहना है? बोलिएगा, बोलिए भाई। फिर से नहीं सुनाया। सवाल क्या कहता है कि x से y के वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुसार विचलित होता है, तो y का वर्गमूल कर दिया, x में क्या रूट करेंगे? कहीं लिख सकते हैं, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एगो ऊपर हो गया, दूसरा नीचे, तो ये हो गया एक दूसरे का व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम ये हो गया, इसका व्युत्क्रम ये हो गया। आपकी इच्छा हमारी इच्छा, जहां लिखना चाहिए। x को अगर हम नीचे लिखेंगे, इसको ऊपर, तो भी व्युत्क्रम का सेंस होगा, या फिर इसको ऊपर इसके नीचे तो भी व्युत्क्रम। x y एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा, कहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, अगर कोई अगर y को सीधा लिखता है, x को उल्टा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर पे कोई पलट देते हैं ऐसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। x प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब ही क्या होता है? उल्टे होता है, सीधा नहीं। प्रतिलोम हिंदी का जानकारी नहीं है, प्रतिलोम उल्टा ना, अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम सीधा, प्रतिलोम उल्टा। अनुलोम अनुप्रवाह, आप नाव धारा पढ़ेंगे तो अनुप्रवाह मतलब धारा के दिशा में सीधा, और प्रतिप्रवाह देगा यानी विपरीत, उल्टा आपका। तब आप यहां पर ज्योमेट्री में पढ़ेंगे अनुस्पर्श रेखा मतलब सीधा वाला, और अनुप्रस्थ जो होता है वो तिरछा वाला होता है, स्पर्श रेखा। तो अनुलोम मतलब सीधा, और प्रतिलोम विलोम ये सब आपका साइनोनिम है, ये सब उल्टा का सेंस होता है। तो x प्रतिलोम विचरण करता है किसके? घनमूल y के। तो देखो x को लिख देंगे इसे ऊपर, और घनमूल y, घनमूल y, घनमूल बोले तो क्यूब रूट, y के क्यूब रूट को कहां लिखेंगे? नीचे। आपकी इच्छा, आप चाहे तो इसे ऊपर लिख सकते हो, उसे नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर आप तो समझ ही गए देख करके कि x को सीधा लिखना पड़ेगा और क्यूब रूट ऑफ y को उल्टा लिखना पड़ेगा, काट देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो शुरू में x का मान कितना? 6, और बाद में x का मान आपसे पूछता है, तो यहां पे लिख देंगे 6/x। अब बोलो शुरू वाला y का मान 125, उसको लिखेंगे नीचे, अब बाद वाला y का मान 27, उसको कहां लिखेंगे? ऊपर। ये सब ध्यान रखिए। अब बोलो आंसर हो गया, बस लिखने आना चाहिए। 27 का क्यूब रूट 3, 125 का क्यूब रूट 5, 3 से 2 बार में क्रॉस गुना करिए, x का मान 10। आकाश भाई गुड इवनिंग, आपका भी हो रहा है ना? आधा क्लास खत्म हो गया तब।
आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है तो बोलिएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, CHSL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इस सवाल को भी बड़ा इजीली कर सकते हैं आप। कितना आया? 35 है। देखो सवाल कहता है कि ए जो है ए संयुक्त रूप से बी और सी का, संयुक्त रूप मतलब एक साथ, है ना, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रम मतलब सीधा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा और व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो उल्टा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना है। तो बताइए यहां पर लिख देंगे बी गुना सी। देखो संयुक्त रूप से बीसी मतलब बीसी, बी गुना सी। ए जो है बीसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो देखो दोनों को कहां लिखेंगे? ऊपर। जब इनवर्सली रहता तब ना एक को नीचे लिखते थे। अब देखिए यहां पर एक तरफ हम ए का रेशियो लिखेंगे और दूसरे तरफ बीसी का रेशियो लिखेंगे, और दोनों तरफ सीधा लिखना है, उलट के नहीं लिखना है। शुरू वाला लास्ट में, लास्ट वाला शुरू में, ये नहीं लिखना है। समझ में आ रहा बात है? हाँ। अब सुनिए यहां पर सब लोग ध्यान देंगे। देखो मामला क्या है, सुनिएगा। ए का मान कितना है जी? शुरू में 6, और बाद में ए का मान आपसे पूछता है। तो देखो ए का मान 6, अब बाद में ए का मान पूछता है, तो यहां पर ए हमने कर दिया। शुरू में ए का मान कितना दिया भाई? 6, अब बाद वाला ए का मान पूछ रहा है। तो देखो ए सीधा लिखे, यहां बी और सी को गुणा करके सीधा लिखेंगे। बोलो शुरू वाला बी सी कौन? बोलिए 3 गुना 2। तो ऐसा नहीं कि नीचे लिख देंगे, नीचे तो तब लिखते हैं जब उल्टा होता है। अच्छा बाद में बीसी कितना है? 5 गुना 7, है ना। अच्छा देखो तो 6 से 6 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बराबर 35 आंसर हो गया आपका। बी प्लस सी नहीं, बी गुना सी। संयुक्त रूप से दोनों राशि तो गुना में लिखते हैं, वही तो बोल रहे हैं अभी, गुना में। संयुक्त रूप से बी और सी गुना में लिखते हैं। बढ़े आगे। बोलिए। जोड़ तो नहीं होता है, यहां पर गुना यूज होगा। जैसे आप बताओ, देखो ये जो रिलेशन बनता है वो गुणात्मक संबंध के साथ बनता है। जैसे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है ना। अब पता है दूरी और समय जो है एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब चाल क्या रहेगा? आपका फिक्स रहेगा। चाल फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक समान चाल रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो अगर एक समान चाल रहेगा, कांस्टेंट चाल रहेगा जो वैरी नहीं करेगा, तो वैसी स्थिति में अगर ये फिक्स है तो ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिखते हैं दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समय। लेकिन ये हम लोग रिलेशन को तभी दर्शा पाते हैं जब यहां का राशि गुणात्मक संबंध के साथ होता है। प्लस में अगर कभी रहेगा तो वहां पर इस तरह का रिलेशन नहीं दिखाया जाता है, समझे। तो अगर ये रिलेशन आ रहा है डायरेक्टली इनवर्सली, तो पक्का यहां पर क्या होगा? ये दोनों राशि गुना में होगा, प्लस में कभी नहीं होता है। गुना में रहेगा तभी जो है एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप चीज को दिखा सकते हैं। गुणात्मक संबंध जितना गुना वाला फॉर्मूला रहेगा ओकरे में ही सब रिलेशन होता है, प्लस में नहीं होता है। इसलिए संयुक्त रूप से कह रहे हैं तो यहां पर आपको गुना में ही लेना है, प्लस में नहीं लेना है। बढ़े आगे। कुछ पूछना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई यहां पर सवाल कहता है पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है। सवाल कहता है पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है। फिर कह रहा है क्यू बराबर 232 होने पर
P बराबर 227 होता है। फिर कह रहा है Q बराबर 216 होने पर P का मान क्या होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, P Q के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रम क्या समझते, सीधा के उल्टा, सीधा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q हो गया आपका। अब देखो रेशियो में इधर P को भी सीधा लिखेंगे और Q को भी सीधा लिखेंगे। बोलिए, शुरू में P का मान, बाद में P का मान पूछता है, तो यहां पे लिख देंगे 227 बटा P, और उधर बोलो शुरू में Q का मान 232, फिर Q का मान 116, तो P भी सीधा और Q भी सीधा, इससे कट गया 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो P का मान हो गया 113.5। ये पूछा 2022 का CHSL में आपका। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे y x के अनुक्रमानुपाती है ना। बन जाएगा सवाल जी। देखो ये लगभग में आंसर देना है आपको। कितना आता है, 78, लगभग में आंसर करना है ना। आगे बढ़ते हैं, बनाइएगा, वही सवाल तो है। देखो ये हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है, सुनिएगा। x जो है वाई स्क्वायर माइनस 1 का प्रतिलोमतः, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो पता है वाई स्क्वायर माइनस 1 को कहां लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे, है ना। x ऊपर और वाई स्क्वायर माइनस 1 कहां, नीचे में लिखेंगे। अब देख लो जरा यहां पर, अब x को इधर सीधा बैठाएंगे और वाई स्क्वायर माइनस 1 को उलट के बैठाएंगे क्योंकि उल्टा है। बोलो शुरू में x का मान कितना, देखो अगर y बराबर 10 की स्थिति में उसका मान 24 है, मतलब ये x का मान दिया है, तो ये को राशि है x y, y का मान 10 की स्थिति में उसका मान 24 है, x का मान 24 है। तो शुरू में x का मान 24 दिया, बाद में x का मान पूछ रहा है, तो यहां पे लिख देंगे हम 24 बटा में x। बोलो शुरू में y का मान कितना, 10, तो शुरू में जो y का मान 10 है उसको नीचे लिखेंगे। देखो नीचे क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 1, और जो पीछे में बाद में जो y का मान है उसको कहां लिखेंगे, ऊपर 5 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इनवर्स में उल्टा लिखते हैं। देखो 24 बटा x, देखिए 25 में से 1 घटा 24 और 100 में से 1 घटा 99, 24 का राम नाम सत्य हो गया, x का मान 99। देखिए एक चीज और आप यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा, x का मान कितना दिया है, 24, तो x का मान 24 क्यों आया, y का मान 10 के स्थिति में। तो याद रखना अगर उल्टा रहेगा ना तो x का मान आप 24 यूज किए ऊपर, तो x का मान 24 किस पे आया है, y बराबर 10 पर। तो अगर x का मान 24 आपने ऊपर यूज किया तो y बराबर 10 को ऊपर नहीं यूज करना, नीचे। उल्टा रहेगा तो अगर y का मान, x का मान 24 तो y का मान नीचे यूज करेंगे। अब पीछे में x पूछ रहा था जिसके लिए y का मान 5 दिया था, तो इसके लिए y का जो मान 5 दिया उसको कहां यूज करेंगे, ऊपर। इसका ऊपर, उसका वाला x का y का मान नीचे। जब उल्टा रहेगा तब, और जब सीधा रहेगा तो फिर सीधा सीधा हम लेते हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। बन जाएगा। अभी एक जो बताया था ना Q और R के संयुक्त रूप से, वही चीज है कि P का मान Q और R के गुणनफल का, गुणनफल का यहां पर व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम है, तो P को लिखेंगे ऊपर और Q गुना R को कहां लिखेंगे, नीचे। देखो P का मान जो है वो Q और R के गुणनफल का व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। व्युत्क्रम उल्टा, Q और R कहां आएगा, नीचे। अब बोलो P को लिखेंगे सीधा और QR को कहां लिखेंगे, उल्टा। बोलो शुरू में P का मान कितना, 75, और बाद में P का मान आपसे पूछता है, तो देखो यहां लिख देंगे 75 बटा P। अच्छा शुरू वाला QR कितना, शुरू वाला Q और R 6 गुना 12, उसको कहां लिखेंगे, नीचे। अब बाद में Q और R कितना, बोलो 5 गुना 10, उसको कहां लिखेंगे, ऊपर, है ना।
अब इसको सॉल्व करिए, आंसर हो गया, बोलो 25 से 3 बार में 50 है तो 25 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 6 6 36 थी 108 पी का मान हो गया, क्रॉस गुना कर दीजिए। इससे भी आसान टाइप आप लोग बनाइए नहीं करते हैं सवाल, है ना। जब बनाते हैं उनको तकलीफ होता है, सही बात है, होना भी चाहिए, है ना। कुछ लोग, बहुत कम परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो मेरी बात को अमल करते हैं, है ना। मास्टर का बात नहीं सुनिएगा, डॉक्टर का बात, तो परेशानी बढ़ले रहेगा, बढ़ा ही चल जाएगा आपका, है ना। अब डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए, बताया कि वैसे करो वैसे करो, ये लो वो लो, है ना, टैबलेट ये करो वो करो, है ना, और मान लेते हैं उसकी बात को नहीं मानिएगा, कुछ परहेज करेगा और नहीं करिएगा तो फिर वो बढ़ ही चल जाएगा रोग आपका, है ना। वही हाल यहाँ मास्टर के साथ भी होता है। मैं बता रहा हूँ कि इतना बना के आओ, ये चीज पढ़ के आओ, याद करके आओ, तो करना होगा, है ना, तभी धीरे धीरे जो है रोग आपका खत्म होगा। और नहीं तो बढ़ते चला जाएगा, जेन्युइन बात है ये, हमको कहने से नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, घर से बना के आइए। एक ही टाइप का तो सारा सवाल है ना। कुछ कहना है, पूछना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देंगे। सवाल कहता है किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध ध्यान दीजिएगा, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है तथा उसका त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा कुछ बोल रहा है आपका। तो देख लीजिए सबसे पहले यहां पर कि किसी तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, आर कह दिए इसको, है ना। कुछ लोग सोच लेते हैं कि सर ये साइंस का क्वेश्चन है क्या, तो मे भी हो भी सकता है आपका, है ना, लेकिन फिजिक्स में इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये रेशियो की बात है, डायरेक्टली और इनवर्सली की बात है, तो मैंने इस सवाल को यहां पे रख दिया है। और देखो कितना इजीली जो है सवाल आपका बन जाएगा। सवाल कहता है किसी तार का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। तो अनुक्रम का मतलब सीधा होता है, और मैंने कहा ऊपर में लिखते हैं, ऊपर ऊपर हमने लिख दिया। फिर कहता है, अभी खत्म नहीं हुआ, कहता तथा त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो त्रिज्या के वर्ग को कहां लिखेंगे, नीचे में। और शायद ऐसा कुछ रिलेशन भी आपका साइंस में होता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई आर स्क्वायर, जहां पर ये R रेजिस्टेंस और यहां पर R त्रिज्या है तार का, है ना। तो वही बात बिल्कुल सही लिखा गया आपका। तो ये चीजें हमें दे रखा है, ये चीजें हमें सवाल में दिया है, ये नहीं भी दे फिर भी आपको जानकारी इस बात का होना चाहिए कि किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ही हुआ कि अगर तार का लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपने पढ़ा होगा, लंबाई बढ़ेगा, यहां से वहां तक, यहां से यहां तक करंट पास करना, फिर यहां से वो मेन गेट तक चल जाएगा, फिर और आगे। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध बढ़ता है तो करंट कम जाता है क्या, वैसा ही कुछ होता होगा, है ना। तो ये चीजें हैं। और देखो इसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं त्रिज्या तार, R स्क्वायर का मतलब होता है त्रिज्या के मोटाई से होता है सेंस उसका। अगर त्रिज्या तार का मोटाई यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, पता है। हाँ ये चीज अब देखो हमको नहीं पता, भुला गए हैं, लेकिन ये देख के हम बोल रहे हैं, गलत नहीं लिखा होगा ये, है ना। और हल्का फुल्का मोटा मोटी प्रैक्टिकली हम समझ भी रहे हैं कि जब तार का मोटाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम आपका होगा, जेन्युइन बात है आपका। तो वही बात है, R स्क्वायर का मतलब उसकी मोटाई से सेंस हो जाएगा। मोटाई बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, मोटाई घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी पतला तार जितने रहेगा उतने रेजिस्टेंस ज्यादा, मोट तार जितने रहेगा उतने रेजिस्टेंस कम। ये चीज है आपका। चलो तो ये सवाल में लिख रखा है ना। अब कहता है कि दो तार जो एक ही पदार्थ से बने हैं, दो गो जो तार है ना वो एक ही पदार्थ से बने हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सेम होगा। एक ही पदार्थ से दोनों वायर बनाए हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। ऐसे मेंशन भी कर दिया है का प्रतिरोध क्या है, समान है, दोनों तार का प्रतिरोध समान है, ऐसा बोल रहा है R बराबर R।
दोनों तार दो गो वायर है और दोनों का प्रतिरोध क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ से बना है। यार बराबर फॉर्मूला हो गया एल बटा आर स्क्वायर, एल बटा आर स्क्वायर। अब सुनो, उसकी त्रिज्या दिया है कितना, 9:8। पहले तार का त्रिज्या कितना है, 9 है, और दूसरे तार का त्रिज्या 8 है। तो इस फॉर्मूले में पहला तार के त्रिज्या के जगह पर 9 बैठाएंगे और दूसरी बार आर के जगह पे 8 बैठाएंगे। यदि उसमें से एक तार की लंबाई 162 है तो दूसरे तार की लंबाई कितना है, पहला तार की लंबाई कितना है 162, दूसरे तार की लंबाई आपसे पूछता है। ठीक है, आप देखो जरा, एल बराबर क्या हो गया, सॉरी आर बराबर क्या हो गया, एल बाई पहला तार का प्रतिरोध दूसरा तार का प्रतिरोध दोनों बराबर है। सवाल कर रहे हैं, बोलो आर बराबर क्या हो गया, एल बाई, बोलिए पहला तार की लंबाई 162 और रेशियो पहला तार का त्रिज्या कितना 9, पहला तार का त्रिज्या 9 तो यहां लिख देंगे 9 का स्क्वायर। और दूसरे तार की लंबाई पूछता है तो हमने एल वैसे ही छोड़ दिया, दूसरे तार की लंबाई हमने एल छोड़ दिया और त्रिज्या 8 है ना, 8 है तो यहां 8 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो आर बराबर एल बाई आर स्क्वायर और यहां भी एल बाई आर स्क्वायर, ये पहला तार का और ये दूसरे तार का। सवाल करे प्रतिरोध बराबर है तो हमने बराबर कर दिया। बोलो 81, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, तो 81 से कटेगा ही कितने बार में, 2 बार में, और 8 का स्क्वायर 64 जाके 2 में गुना हुआ तो एल बराबर 64 दूना 128 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बस यही था और कुछ नहीं था, बस लंबा चौड़ा दिख रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। इसमें मंगरुआ कौन है जी? मधुसूदन का कमेंट है, सर मेरा एक दोस्त गया है ऑफलाइन क्लास में मंगरुआ, ड्रीम 11 बहुत खेलता है, पैसा बर्बाद कर दिया, थोड़ा ठोकिए उसको, है ना। और वो भी मेरे सामने बुला के स्टेज पे ठोकिए, है ना। कौन है मंगरुआ इसमें? नहीं है ना, ना इधर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक ही मंगरुआ की बात कर रहा है ना, यहाँ सब एक दूसरे के मंगरुए कह रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रीम 11 में लोग पैसा लगाता है ये सोचकर चलो आज करोड़पति बनने वाले हैं, नहीं है। फिर जब मैच एंड होता है तो पता चलता है कि जो लगाए थे उसकी भी कहानी खत्म, नहीं है ना। ठीक है लेकिन गलत है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? कितना 49 रुपया लगता है कि कमो वाला है? कमो वाला स्कीम है। ओह ठीक है, हमने अपने जीवन में कभी सब ट्राई नहीं किया है ना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि एक बार हो सकता है, मतलब कुछ हो जाए, है ना। अच्छा आज मुंबई का मैच है, आज ट्राई करते हैं नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन मान लेते हैं कुछ लगाए और वो भी नुकसान हो गया, है ना। मान लेते हैं 100 रुपये लगाए, ठीक है, और 100 अच्छा जो भी, अब हमको पता नहीं है 100 रुपया के 200 लगता है ना, कि वो एग्जाम्पल है। शांत रहो भाई, सुन लिया आपका, देख लिया, है ना। 100 रुपया मान लेते हैं लगाए आपका, है ना, और हो सकता है 100 रुपया खत्म हो जाए, तो फिर हो सकता है मतलब थोड़ा सा मन करे कि नहीं इस बार पूरा असर का असर निकाल लेना, 200 लगा दो, है ना। 200 अगर लगेगा तो फिर पहले वाला भी वापस हो जाएगा। मान लेते हैं चल गया तो फिर 300 नुकसान में, है ना। एक तरह से ये जुआ है आपका, है ना। हाँ भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? तो जब बोल रहे थे आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बोलिए, पूछिए, रिपीट। तो सुन लिए थे, है ना। खड़े होइए तनी आप, अब बताइए तनी फॉर्मूला। ए और बी दो संख्याएं दे रखा है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग मत बोलिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथमानुपाती क्या होता है? आप लोग मत बोलिए जी।
ए स्क्वायर बाई सी बी होता है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है ए और बी का? फिर आप लोग बोल रहे हैं, ये कहावत है कि हंसुआ के बियाह में खुरपा खूब गीत गाया, है ना। गांव में कहावत है, देहाती कहावत है ना, हंसुआ के बियाह में खुरपा खूब गीत गाया। और खुरपा के यहाँ जब बियाह हुआ तो सारा गीत भुला गया। तो आपके यहाँ भी बियाह हो सकता है। बियाह होने का यहाँ अर्थ मतलब खड़ा करके पूछा जा सकता है, तो आप भी भूलिएगा, है ना। बताइए ए बी सी 3 संख्या दे रखा है तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? अगर 3 ठो रेशियो दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, तो कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया हुआ है, तो मिश्र समानुपात कैसे लिखेंगे? बोलिए। कोई रुपया दे रखा है, उसको रेशियो में हम कैसे बांटते हैं? जैसे 1600 रुपए दे रखे हैं और 2:3:4 में बांटना है, कैसे बांटेंगे? फिर आप लोग बक रहे हैं, यार शांत रहो भाई। हाँ, एक्स का मानेंगे? डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट बताओ। 1600 रुपए है और 2:3:4 में बांटना है, कैसे बटेगा? जोड़ के भाग देंगे। रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में कैसे बदलेंगे? बैठिए। तो सवाल क्या कहता है कि प्रतिरोध जो है ना वो L/R², लंबाई का समानुपाती और त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो लंबाई का समानुपाती है तो लंबाई को लिख दिए ऊपर, और त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको लिख दिए नीचे। जो व्युत्क्रम होता है उसको नीचे लिखते हैं और जिसका समानुपाती उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया R = L/R²। अब 2 गो तार है और दोनों का प्रतिरोध समान है। पहला तार का प्रतिरोध इधर लिखेंगे, दूसरा तार का प्रतिरोध इधर लिखेंगे। बोलो, पहला तार की लंबाई 162 और त्रिज्या 9 है, तो यहां पे हो जाएगा 162/9²। और दूसरे तार की लंबाई पूछ रहा था, L छोड़ दिए और त्रिज्या 8 है तो यहां पर 8 का स्क्वायर। देखो रेशियो में ई भी है, रेशियो में ई भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपका, है ना। तो कट गया 81 से 2 बार में, 81 से 2 बार में, और 8 का स्क्वायर 64 क्रॉस गुना के 64 दूना 128 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही तो बात है। अगला सवाल देखिए, एक और यहां पर हैवी सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन है बहुत ही आसान। लैंग्वेज इसका बड़ा जरूर दिखेगा लेकिन चीजें बड़ा आसान है। देखो सवाल क्या कहता है, देखिए भाई ध्यान दीजिए इधर। सवाल कहता है कि एक वृत्ताकार वलय का भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। वृत्ताकार वलय, ये सर्कुलर रिंग की बात हो रही है, सर्कुलर रिंग की बात हो रही है। उसका जो भार है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, ऐसा बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले ये भाषा को यहां पर सेट करना है ना। देखिए सबसे पहले भाषा को सेट करना है। कह रहा है कि उसका जो भार है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, जबकि मोटाई स्थिर है, जबकि मोटाई स्थिर है। फिर कहता है कि वलय का भार मोटाई का समानुपाती, जबकि त्रिज्या का वर्ग स्थिर है। देखो यहां पे थोड़ा सा जानते हैं क्या लगा लीजिए, वलय से पहले एक वर्ड छूटा हुआ है दूसरा, है ना, दूसरा लगना। दूसरा वलय का भार, दूसरा वलय का भार मोटाई का समानुपाती जबकि त्रिज्या का वर्ग स्थिर है। यदि 2 वृत्ताकार वलय की मोटाई 9:8 के रेशियो में हो तथा पहला वलय का भार दूसरे वलय का भार से दोगुना हो तो दोनों वलय के त्रिज्या में क्या अनुपात है, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। देखो बड़ा सवाल को इजीली कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यहां पर ये सीखिए, पहला वलय का क्या बोल रहा है, भार। भार बोले तो वेट, वेट 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 W1, W1 लिखे तो आप समझेंगे पहला वलय का भार है, W2 लिखेंगे तो आप समझिएगा दूसरा वलय का भार है। अब सवाल में क्या कहता है कि W1 जो है वो क्या है भाई, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती है तो कहां लिखेंगे इसको, ऊपर में लिखेंगे क्या, है ना। देखो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है तो R1² हो जाएगा, R1² हो जाएगा। आपको एक चीज की मैं और जानकारी दे दूं, ये जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और इसको जब हटाइएगा तो कोई कांस्टेंट से क्या होता है, गुणा होता है। तो आप हमको बताइए यहां पे W1 बराबर, इस चिन्ह को हम हटा रहे हैं
तो हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट से गुणा होगा। जेन्युइनली हम लोग के से गुणा करते हैं, कोई कांस्टेंट के से गुणा करते हैं, लेकिन इस सवाल में मेंशन किए हुए हैं कि कांस्टेंट है क्या। सवाल कहता है कि जबकि मोटाई स्थिर है, मोटाई जो है कांस्टेंट है, मोटाई क्या है, कांस्टेंट है, मोटाई कांस्टेंट है। तो यहां पर देखो कांस्टेंट की जगह पे के नहीं लिखेंगे, हम T1 लिख देते, मोटाई थिकनेस है ना, तो T1 इंटू हो जाएगा R1 स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां पर देखो इस चिन्ह को हटाएं तो बराबर का चिन्ह किए और एक कांस्टेंट से गुणा किए, और कांस्टेंट का नाम यहां पर क्या, मोटाई है, मोटाई स्थिर है। तो मोटाई थिकनेस अंग्रेजी में कहेंगे। पहला वाले वलय है तो इसलिए हम लोग T1 कह दिए। W1 वेट, T1 मोटाई, R1 त्रिज्या आपका है। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई क्या कहता है यहां पर, इसके बाद देखो क्या कहता है, दूसरा वलय का भार। तो दूसरा वलय का भार यानी क्या कहेंगे, W2, W2, W2 कहता है कि मोटाई का समानुपाती है। इस बार देखिएगा, तो हाँ यहां पर दूसरा वलय का मोटाई, सॉरी दूसरा वलय का भार, तो हमने W2 का दिया, भार को अंग्रेजी में वेट, वेट W2 दूसरा वलय का भार, W1 पहले का, मोटाई का समानुपाती है, तो यहां पर हम कर दिए T2 समानुपाती इसका है। अब इस चिन्ह को हम हटाएंगे, बोलो इस चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट से गुणा होगा कि नहीं होगा, तो कांस्टेंट क्या है, इसका जिक्र है, जबकि त्रिज्या का वर्ग स्थिर है, जबकि त्रिज्या का वर्ग स्थिर है, तो यहां कांस्टेंट का काम करेगा R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना, कांस्टेंट का काम करेगा R2 स्क्वायर। दूसरा वलय है तो त्रिज्या को R2 हमने पहचान के लिए, अब दोनों जगह R लिखिएगा तो खिचड़ी ना हो जाएगा, कोना का कोना किसका आपका त्रिज्या है, तो R1 R2 ध्यान रखना है ये। अब देखो W1 बराबर इतना मिल गया और W2 बराबर इतना मिल गया। सवाल कहता है कि दोनों वृत्ताकार वलय की मोटाई दिया है 9:8, तो 9:8 दोनों वलय का मोटाई है, मतलब T1 बराबर 9 और T2 बराबर 8। अच्छा, एक और बात लिखा है कि पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार से दुगुना है। देखो यहां पे हमने लिख दिया W1 और यहां लिख दिया हमने W2। सवाल कहता है पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार से दुगुना है, बोलो दुगुना कौन है, W1, दुगुना कौन है, W1, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो करे पहला वलय का भार दूसरे का डबल है, तो डबल ये है तो उसमें 2 से गुणा किए बराबर हो गया। इसके बाद पता है क्या करेंगे, W1 की जो वैल्यू है और W2 की जो वैल्यू है उसको यहां पे हम सेट कर देंगे। बोलो W1 का मान सब लोग नहीं बोलिएगा, T1 इंटू R1 स्क्वायर, और W2 का मान बोलिए R2 स्क्वायर इंटू T2 इंटू में 2। अब बोले T1 के जगह पर 9 और T2 के जगह पे 8 बैठा देंगे, कर त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, R1 अनुपात R2 आपसे पूछता है। चलो T1 9 बैठाएंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 9 R1 स्क्वायर, और T2 का मान 8 बैठाएंगे तो 8 दूना 16 R2 स्क्वायर। हमसे कहता है कि R1 अनुपात R2 बताओ कितना होगा, त्रिज्या का अनुपात पूछता है। तो मैंने आपको रेशियो सिखाया, उल्टा होता है, इसका रेशियो इधर वाला और इसका रेशियो इधर वाला होता है, बताया है ना, इसका रेशियो इधर वाला, इसका रेशियो इधर वाला। तो आप सब लोग बताइए R1 स्क्वायर का रेशियो कितना होगा, 16, इधर वाला R1 स्क्वायर 16। आप ही जरा बताओ कि R1 स्क्वायर बराबर 16 है तो R1 बराबर कितना होगा, तो स्क्वायर जाएगा इधर रूट में, स्क्वायर जाएगा इधर रूट में, तो कितना हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 16 का वर्गमूल 4 है। तो देखो R1 स्क्वायर का रेशियो 16, तो R1 का मान 4। फिर उल्टा इधर वाला R2 स्क्वायर का रेशियो 9, तो R2 का मान 9 का वर्गमूल 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
पार कर गया क्या? सारा का सारा बातें तो मैंने समझा दिया लाइन बाय लाइन, क्या बोल रहा है। इस संडे को शाम में 4 बजे कौन सा था जी, भुला गए। हाँ, कैलेंडर। कैलेंडर आपका एक चैप्टर होता है रीजनिंग के अंतर्गत, उसकी फ्री क्लासेज चलेंगी और क्लासेज में आपको फ्री नोट्स भी दिया जाएगा। 2-2.25 घंटे की क्लास होगा और कंप्लीट एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। ये सिर्फ ऑफलाइन है, कार्ड वगैरह जांच नहीं होगा, है ना। तो कोई भी, आप भी आ सकते हो, आपके कोई भी मित्र भी आ सकता है संडे को शाम 4 बजे। और जरूर आइए, 2-2.25 घंटा समय दे करके पूरा एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट लीजिए, प्लस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होगा आपका। क्लासेज भी फ्री और पीडीएफ भी आपका फ्री।